वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। अभी प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे जी आपकी हड्डियों की सेहत के बारे में। जी हाँ, हड्डियाँ, अगर हमारी हड्डियाँ सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो हम भी चाको चौबंद हैं। इसके लिए हम तरह तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी खुराक अच्छी बनाते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा अमल दखल होता है विटामिन डी का होता है। हमारी हड्डियों को कहते हैं ना, विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आजकल विटामिन डी धूप सबसे अच्छा उसका रिचफुल जो उसको कहते हैं ना कि वो एक सोर्स है, लेकिन हम लोग नहीं, धूप पे निकलने का, बैठने का टाइम ही नहीं है। हमारे ड्यूटी टाइमिंग्स, हमारे स्केड्यूल्स इस तरह के हैं। तो हम लोगों ने जानना है हड्डियों की सेहत के बारे में आज के सेगमेंट में, आज के मॉर्निंग शो में, बल्कि फ्रैक्चर और दर्द का जो ख़तरा होता है वो किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। फ्रैक्चर जो हड्डियाँ होती हैं उनको मौजूदा तहकीक बताती है कि मुनासिब ग़िज़ाइयत, वर्जिश और तर्ज़ ज़िंदगी हड्डियों की मजबूती में कलीदी किरदार अदा करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? तो इसके लिए ये सब जानने के लिए आज एक माहिर आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप आर्थोपेडिक सर्जन हैं जनाब डॉक्टर अली शेराजी साहब को अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है। कैसे हैं आप डॉक्टर अली? मैं ठीक ठाक मैडम। अच्छा डॉक्टर अली, हड्डियों की मजबूती और सेहत की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें बताइएगा कौन सी बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा है जो सबसे ज़्यादा अहम है? क्या कहेंगे आप? मैडम, हड्डियों के अंदर एक उसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है और एक मिनरल पार्ट होता है जी। जो मिनरल पार्ट है उसके अंदर उसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कंपनीज़ मिनरल कॉम्प्लेक्स के नाम से सप्लीमेंट्स बनाती हैं जिसमें ना सिर्फ कैल्शियम, विटामिन डी हो बल्कि काफ़ी मैटर और मिनरल्स भी होती हैं। अच्छा। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोटीन का। जी। आजकल मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट होते हैं जिनका मेन इशू होता है क्रैश डाइट। यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, हाँ। जिसमें वो प्रोटीन का इंटेक भी प्रॉपर नहीं लेते, तो उनका जो ऑर्गेनिक पार्ट है, फीमेल होंगी, है ना? फीमेल ज़्यादा हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हैं। और विटामिन डी की तो वैसे ही हमारी 70-80% पॉपुलेशन कमी का शिकार है। अब प्रॉब्लम यह है कि उनका जो मिनरल पार्ट है और जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो दोनों मुतासिर हो जाते हैं। मेरा सबको एडवाइस यही है कि अपनी मतवाज़न ग़िज़ा रखें जिसके अंदर फलों का इस्तेमाल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और प्रोटीन डाइट का स्पेशल ख्याल रखें, और जो तेल वाली चीज़ें हैं और जो निशास्ते वाली चीज़ें उनसे थोड़ी परहेज़ करें। दूध किस हद तक ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों की सेहत के लिए? बिल्कुल, दूध और दही का इस्तेमाल हम सबको लाजमी करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता चलूँ। देखें, अगर मुझे भी कोई दूध और दही के इस्तेमाल का कहेगा तो मैं 1 किलो दूध तो नहीं पी सकता। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो हर बंदा है उसको कुछ इजाफी कैल्शियम डेली बेसिस पे चाहिए होती है जी। जो दूध और दही पूरा नहीं कर सकता। सप्लीमेंट्स की शक्ल में हम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आपको लेना ही पड़ेगा। मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स डाइट में हमारे पूरे नहीं हो सकते हैं। डाइट में नहीं आप कह रहे हैं कि उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। हाँ, और स्पेशली जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है। अब जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज 1000 के नाम से फॉर्मुलेशन आती हैं। मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर सकता। विटामिन सी की आप बात कर रहे हैं? मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं। हाँ, वो बिल्कुल 1000 एंड ऑल। तो 1000 मिलीग्राम हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं उन फीमेल्स की बात करूंगा जो प्रेग्नेंट है तो उनकी 2000 यानी डबल रिक्वायरमेंट है। जो एथलीट्स हैं उनकी भी डबल रिक्वायरमेंट है। कहते हैं कि वो आप 3 महीने से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली अगर यूज़ करें तो 3 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, किडनीज पे उसका साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल, उसका तरीकाकार ये है कि आप वो कैल्शियम की फॉर्मुलेशन यूज़ करें जिसमें विटामिन K2 है। जब आप विटामिन K2 वाली फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं तो वो सारी की सारी हड्डियों में जाएगी और वो कहीं पे भी गुर्दों या खून की नालियों में जमा नहीं होगी। और इवन जो मदर जो फीड कराती हैं उनको तो 5 ग्राम यानी 5 गुना चाहिए होती है कैल्शियम। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं दूध और दही से वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जिनका जैसे हम लोग हैं बैठे रहना है 8-8 घंटे 6-6 घंटे कॉन्टीन्यूसली, और ऐसे आपको पता ही है हमारे पोस्चर्स भी बॉडी के फिर ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू कैमरा हमें रखने पड़ते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, और मेरी तरह और भी बहुत सारी ख़वातीनो हज़रात जो देख रहे हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारी जो गर्दन के ये जो मोहरे होते हैं बिल्कुल ये खिंच जाते हैं, इनमें इतना ज़्यादा खिंचाव होता है कंधे ये। तो इसका ये क्या अलार्मिंग है या किस वजह से हो सकते हैं? इस दर्द को, इस खिंचाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? हमारे पास हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जिनको गर्दन में दर्द होती है और अगर वो टाइम से उसका ट्रीटमेंट और हमें लगता है कि गर्दन में जी बल पड़ गया, बिल्कुल, है ना? तो वो फिर उनके कंधे तक जाती है, शोल्डर तक, और उसके बाद पूरे बाजू में ट्रैवल करती है। आपने अलार्मिंग सिचुएशन की बात की, तो जब पेशेंट्स को ये लगे कि आप बाजू में दर्द जाना शुरू हो गई है या
उनको सुनपन महसूस हो तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा। और अपने पॉस्चर के ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए। ज़्यादा देर टीवी ना देखें और स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखें। जब भी हम मोबाइल यूज़ करें तो आप देखें कि सर हमें गर्दन झुकानी पड़ती है, और जो हमारी ख़वातीन है, जो घरेलू ख़वातीन है, वो तो हर वक्त किचन का काम करती रहती हैं गर्दन को झुका के। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन को रेस्ट दें। अच्छी क्वालिटी का पिलो होना चाहिए, ऑर्थो पिलो मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। अच्छा। जो गर्दन को आपके मसाज करे। अच्छा। और इसकी वजह से गर्दन के पट्टों का इतना क्रॉनिक पुराना खिंचाव हो जाता है, मसल स्पैज़म हो जाता है कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। अब फिजियोथेरेपी में पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो सर्वाइकल ट्रैक्शन लगवाएं, जो उनके गर्दन के पट्टों का खिंचाव ठीक करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट क्या करते हैं, खुद ही जाके फार्मेसीज़ पे मसल रिलैक्सेंट पट्टों के खिंचाव के लिए ले लेते हैं। अब वो इतनी गलत फार्मूलेशंस होती हैं, लाइक अगर पुराना खिंचाव है तो फिर आपको मूवेक्स यूज़ करनी चाहिए, अगर नया खिंचाव है तो न्यूब्रल फोर्ड यूज़ करनी चाहिए, और अगर दोनों से सेटल डाउन ना हो तो यूजली मस्कुरिल हम देते हैं। लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं, पुराने खिंचाव के अंदर न्यूब्रल फोर्ड यूज़ कर रहे हैं, नए खिंचाव में मूवेक्स यूज़ कर रहे हैं, या सम टाइम वो कोई और टैबलेट ऐड नहीं करते, वो दो मसल रिलैक्सेंट एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। अब उससे क्या है, घरेलू ख़वातीन को गनूदगी का इशू है, जो ड्राइवर हैं उनको भी गनूदगी का इशू है। अच्छा। पेशेंट्स के इवन एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सो मैं मना करना चाहूँगा कि प्लीज़ फार्मेसीज पे जाके ओवर द काउंटर खुद से ड्रग्स ना लें अनटिल अनलेस आपको वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट ना मिल जाए। अच्छा, हड्डियों की कसाफत को जानने के जदीद तरीके कौन से हैं? बिल्कुल, डेक्सा स्कैन है जिससे हड्डियों की कसाफत का पता लगता है। और आइडली जब ख़वातीन 50 साल से ऊपर हों और माहवारी ख़त्म हो जाती है काफ़ी ख़वातीन में पाकिस्तान में, तो उनको डेक्सा स्कैन लाजमी करवाना चाहिए। मैं ये बताता चलूँ कि आजकल तो यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा इशू कॉमन है, क्योंकि डाइट सही नहीं है, हमारे ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, 9 to 5 ऑफिस जॉब्स हैं, स्क्रीन टाइम बहुत हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हाँ। और अगर तो पेशेंट टाइम से अपना डेक्सा स्कैन ना कराएं सालाना, तो क्या है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएंगी, उनको पता नहीं लगेगा। आप समझिए कि एक खामोश चोर या खामोश कातिल है, कुछ भी नहीं होता। पेशेंट सिर्फ कंप्लेन करते हैं हमारी पूरी जिस्म में दर्दें हो रही हैं, और एक वक्त आता है जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, वज़ू करते हुए आपने देखा होगा कि वॉश बेसिन पे पाँव रखने की आदत है सबकी। सो उनकी बॉडी उनका अपना वज़न ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गलत है। हाँ, उनकी बॉडी उनका अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनकी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, और इस पे तो जोक भी बना हुआ है ना कि जो कोई वॉश बेसिन में अपनी पाँव रख के धो सकता है खड़े होकर वजू करते हुए, तो समझे कि आप मोटे नहीं हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि गलत एक्सरसाइज, ये गलत एक्सरसाइज है, क्योंकि उनकी हड्डियां और ओवरऑल स्केलेटन ढांचा इतना कमज़ोर हो जाता है, उनकी बॉडी उनका अपना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि फिर हड्डी टूटती है और फिर वो गिरते हैं। हाँ। जबकि हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं तो वो कहते हैं हम गिर के हड्डी टूट गई, लेकिन उन्हें बताना ज़रूरी है कि हड्डी आपकी पहले टूटती है। और क्या है, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग ख़वातीन हैं स्पेशली, गिरते हैं तो ही हड्डी चोट लगती है, तो हड्डी टूटती है ना। उनकी बॉडी का वेट ही उनकी हड्डियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसे केसेस भी होते हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर एक टांग पे उनके वज़न है, हाँ, और दूसरी टांग उन्हें वॉश बेसिन पे रखी हुई है, हाँ, तो उनकी पूरी बॉडी का वेट अब एक टांग पे आ रहा है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो हड्डी टूट जाती है। आपको पॉइंट समझ आया? ये सिर्फ ये बुजुर्गों के लिए बता रहे हैं आप, हम तो अभी बुजुर्गों से थोड़े से पीछे हैं। तमाम पेशेंट्स जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, अच्छा, वो टाइम से डेक्सा स्कैन नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी यंग एज में अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखा। आप इसको समझे कि बिल्कुल आपके जैसे जेनेटिक्स है और एपीजेनेटिक्स है, कि आपकी बॉडी ना एक टाइम पे ही पीक जो है वो डेंसिटी अचीव कर सकती है हड्डियों की। ख़वातीन में 35 साल और मर्दों में 40 साल। आप समझें कि बैंक में आपके रिजर्व है जो आप जमा कर रहे हैं, उसके बाद आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। सो अगर आप 35 साल तक ख़वातीन और 40 साल तक मर्द अपनी हड्डियों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो उसके बाद आप समझें कि जो भी उनकी हड्डियां जिस हेल्थ में, जिस डेंसिटी में थी, अब वो बाद में उसमें कमी ही आनी है। सो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो खाली कैल्शियम विटामिन डी से काम नहीं बनता, हमें उन्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, लाइक डिनोसोमैड, टेरिपेराटाइड। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जस्ट लाइक इंसुलिन, हम पल्सेटाइल उनको देते हैं। अगर पेशेंट बिस्तर पे भी पड़े हों, उनको पूरे जिस्म में दर्द हो, तो वो वाकई बिस्तर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन वो स्टीरॉइड्स होते हैं? नहीं, वो स्टीरॉइड नहीं होते, वो खास किस्म की नई ड्रग्स हैं जो हड्डी जोड़ सर्जरी में आई हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, लाइक 40-40 हज़ार का एक पेन है। तो कितने लगवाने पड़ते हैं? यूजली 2 से 3 महीने की ट्रीटमेंट इनफ होती है इस एज के पेशेंट्स को। वीकली लगता है वो इंजेक्शन। हाँ, मतलब 1 महीने के 4।
बिल्कुल। हाँ। इसी तरह एक और इंजेक्शन है, वो सालाना लगता है, वो भी हड्डी को मजबूत करता है। मैं किसी इंजेक्शन का नाम नहीं लूँगा। हाँ, मैं जेनेरिक नेम ज़रूर हाँ, ले नहीं, सकता वो हूँ। कितना महंगा है? ज़ोलिड्रोनिक एसिड है, मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नामों से बनाती हैं, यूजली 15,000 तक का वो इंजेक्शन मिलता है। वो सही है मैडम, लेकिन उसके अंदर भी एक डायलेमा क्या है कि जब हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं तो जब साल पूरा होता है तो कंपनी वाले खुद उनसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं और कहते हैं आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया। अब 6-6, 7-7 साल तक पेशेंट वो सालाना लगवा रहे पता ही नहीं है उसको। हाँ, जबकि हम जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ 2-3 साल लगवा के उसके बाद हम हनीमून पीरियड दे देते हैं। हम 2-3 साल नहीं लगवाते। उससे वाकई दर्द से रिलीफ मिल जाता है। उससे दर्द से भी रिलीफ मिलता है और हड्डियां भी अच्छी खासी मजबूत होती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा। अगर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में काफ़ी फीमेल आपने देखा होगा उन्हें काइफोसिस हो जाता है, माइनर फ्रैक्चर्स की वजह से उनकी कमर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और उनका कुब निकल आता है। तो ये सारी इश्यूज जो हैं इनको टाइम से सॉल्व किया जा सकता है। वो तो आखिरी एज में जाके हमने देखा है ना ऐसे कुछ। बिल्कुल, ये सब हड्डियों की कमजोरी की वजह से कुछ बुजुर्ग लोगों को देखा है। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह फ्रैक्चर्स का बताया तो अब वही बात है, उनकी रीढ़ की हड्डियां भी उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये जीन्स में भी होता है कि अगर हड्डियां अगर माँ की अगर हड्डियों का कोई इशू है या प्रॉब्लम है तो आगे बच्चे में भी वो। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये जेनेटिक इसके अंदर एलिमेंट भी है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि जीन्स के साथ एक एपीजेनेटिक्स भी होता है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे शुगर ब्लड प्रेशर जेनेटिक होता है ना, लेकिन कैसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं उनको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है या वो बॉर्डर लाइन पे है क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखा है। तो लोगों को ये गाइड करने की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें ताकि आपको बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम ना हो, या अगर होना है तो बहुत लेट जाके हो। अच्छा, ये तंबाकू नोशी, स्मोकिंग करना, कुछ लोग चेन स्मोकर होते हैं, फिर कुछ लोग जो है वो निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है, चाय में भी वैसे थोड़ी होती है लेकिन कॉफ़ी में ज़्यादा है, फिर ये कैफ़ीन है ना, ये स्क्रीन टाइम, ये चीज़ें भी निकोटीन भी करती है, उसमें कैफीन भी करती है। कैफीन भी, निकोटीन भी, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट इनका असर होता है। लेकिन जब आपने जो स्मोकिंग की बात की ना, हाँ। स्मोकिंग तो बिल्कुल मुज़र सेहत है, वो हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देती है। और इवन एक डायलेमा आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनका फ्रैक्चर हो जाए किसी भी वजह से और वो स्मोकर हैं तो उनकी हड्डियाँ नहीं जुड़ती। अल्लाह, मतलब 6-6, 7-7 साल हो जाती हैं, आप नेल भी कर लें, प्लेट भी कर लें, हड्डियाँ नहीं जुड़ती। तो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि तंबाकू नोशी जो है इट्स नॉट अ हेल्दी। और ये सिर्फ आपके फेफड़ों पे असरअंदाज नहीं होती, हड्डियाँ भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, वो जो हमने एक मिथ बनाई है कि फेफड़े ही उससे तबाह होते हैं, हड्डियाँ भी खराब होती हैं। आपका आप देखिए, हड्डियाँ ही आपका पॉस्चर है, पूरा ढांचा है, पूरा स्केलेटन है जिस पे आपके जिस्म ने चलना है। तो जब वही वीक होगा तो आगे आप खुद समझ जाएं कि किस तरह चीज़ें चलेंगी। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइएगा, हड्डियों के वीक होना शुरू हो गई हैं, इब्तदाई अलामात हमें क्या हमारी बॉडी के अंदर हमें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि हम खुद ही बर वक्त मुआलिज के पास चले जाए ना? पेशेंट को थकन होती है, बॉडी एक्स होती हैं, पूरी जिस्म में दर्दें होती हैं, वो समझते हैं कि हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा है। हाँ। लेकिन ये सबसे पहला साइन है हड्डियों का वीक होने का। अगर मैं उसके अंदर बताऊं तो बच्चों के अंदर आपने रिकेट्स का नाम सुना होगा, एक डिजीज़ का, उसके अंदर वही है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है। यंग पॉपुलेशन में ऑस्टियोमलेशिया इसे कहते हैं, उसमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, यानी जो मिनरल वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना हड्डियों का, वो कम होता है। लेकिन जब हम बुढ़ापे की बात करेंगे तो उसके अंदर ना सिर्फ मिनरल वाला पार्ट कम होता है बल्कि ऑर्गेनिक पार्ट भी कम हो जाता है। इसको फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आप इसकी मिसाल ये लें, जैसे एक छत है कंक्रीट की जिसमें सरिया भी और सीमेंट भी है, तो बच्चों में और यंगस्टर्स के अंदर सीमेंट वाला पार्ट कम होगा जिसको आप रीफिल कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के अंदर जैसे सरिये अगर 10 है तो वो 6 रह जाएंगे, वो ऑर्गेनिक पार्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं वही इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस कर रहा हूँ कि प्रोटीन डाइट जो है उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करे हमारी जनरल पब्लिक। और इसके अलावा चिकन ही आ जाता है इजीली अवेलेबल, तो वही अफोर्डेबल चिकन है, और चिकन आपको लगता है कि फार्मी चिकन बच्चों को देना चाहिए? दालें खाई जा सकती हैं, अंडे खाए जा सकते हैं, अंडा भी तो चिकन का ही है। बिल्कुल, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, टोफू है, काफ़ी ऐसी सब्जियां भी हैं जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। फ़िश इज़ वेरी गुड, है ना। और अब तो फ़िश भी वो कहते हैं ना कि नहीं अब तो चिकन के भाव जी फ़िश मिल रही है, लेकिन वो फार्मी फ़िश है, वो दरियाई मछली थोड़ी है, दरियाई आप लेने जाएं पहली बात आपको मिलेगी नहीं, है ना। और अगर आपकी एक्सेस में आ भी गई है कहीं से तो वो आपको बहुत महंगी मिलती है, मतलब अफोर्डेबल नहीं है। हम लोग वैसे तो हम एक ज़राई मुल्क के रहने वाले बासी, और हमें ग़िज़ाई किल्लत के शिकार है ना सबसे ज़्यादा,
हम लोग, हमें मुयस्सर ही नहीं है हम वो एक्चुअली नेमतें, ज़रूरी मुल्क है, वो हमारे चीज़ें। पास इंपोर्ट करने के लिए यही सारी चीज़ें हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो हम import हो export जाती करते हैं, हाँ। सॉरी एक्सपोर्ट हो जाती हैं और हमारे पास कम चीज़ें रह जाती हाँ, और हैं। फिर हमारे पास ये कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, ये महरूमियाँ, ये जो हमारे पास रह जाती हैं, बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप ये देखें, हमारे जो किसान हैं सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार वो खुद लोग है वो, होते हैं, हाँ, खुद होते हैं वो, हाँ। जबकि वो पूरे मुल्क को जो है वो ग़िज़ा पूरी प्रोवाइड दुनिया को कर दे रहे हैं जी, पाकिस्तान से, जैसे आपने कहा डॉक्टर अली, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ये शुक्रिया, डालमा है। है ना। बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शेराजी हमारे साथ थे, आपके you. आने का बहुत शुक्रिया।